देख लेंगे जो होगा। सर हम भी यही छह सर से आ जाते, आप बुला लें, हम आ जाएंगे। हैं। चलो मैं देखता हूँ। जी सर। अच्छा बस ये जो 8 हेडिंग की करनी थी, ठीक है ना। अब नए सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। अब हम नया सवाल करेंगे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल 5 तरह के होते हैं: प्रोडक्शन कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। तो जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पर प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। जहाँ पर इन्वेंट्री रखी हुई होती है, ट्रेडिंग बिजनेस होता है, इन्वेंट्री आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है, वहाँ पर इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। क्वालिटी सर्विसेज का बिजनेस जहाँ होता है वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल होता है। जहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज दी जा रही होती हैं वहाँ पर फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। होटलिंग वगैरह बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट कंट्रोल होता है। यानी ये जितने किस्म के कंट्रोल आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें से कौन सा कंट्रोल सिस्टम आप अप्लाई करेंगे, इट डिपेंड्स। इनमें से कौन सा कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करेंगे, इट सर ये डिपेंड्स। ये इतनी सारी सब हेडिंग याद करनी पड़ेगी? जी मैं देखें, मैंने अभी आपको बताया ना हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, जैसे मैंने सवाल आपको बताया, इसमें देखें हेडिंग कितनी नज़र आ रही है, 13। लेकिन आपको मैंने कहा था कि मैंने आपको इस हेडिंग नंबर 8 तक का है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बस ये हेडिंग नंबर 8 तक याद करना है। इससे ज़्यादा आपने जी। याद नहीं करना। यहाँ तक शुरू की, लेकिन आवाज़ आ रही है। लो ये लिखा हुआ है, मैंने किसी और क्लास में लिखा हुआ है, इसको हटा दो, ठीक है ना। अब ये बाकी 9, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारी हेडिंग मैंने कटवा दी। इस तरह अब ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ क्वेश्चन क्या है। जैसे अब ये सवाल है प्रोडक्शन कंट्रोल पहले होता है क्या, जरा समझा दूं, फिर इसकी हम लेंथ के ऊपर बात कर लेंगे। तो प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग production is the main and prime to action. Much amount of capital is invested in it. Therefore, it is necessary that excessive short production should be. सर ये इनका माइक बंद कराते हैं, बहुत हवा। बेटा अब नहीं खुलेगा इनका माइक, बेफिक्र हो। फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न प्रोडक्शन इज द मेन। अच्छा मैंने क्या बताया, प्रोडक्शन क्या होता है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही होती है तो प्रोडक्शन का लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो सारी जो ज़रूरत से ज़्यादा है वो सब बेकार हो जाएगा। अगर ज़रूरत से कम होगी तो भी नुकसानदेह कि हमारे कस्टमर को सारा सामान, हम पूरा ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब ऑर्डर कंप्लीट नहीं होगा तो हमारी गुडविल भी क्या हो जाएगी, हमारी गुडविल डैमेज हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा अब इसके अंदर नंबर 1 क्या है, प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, breaking down into its components such as raw material, working process and finished goods। अच्छा आप लोग जो है ना वो माशाल्लाह कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर ही आता है ना रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। तो इट्स वेरी कॉमन, ठीक है जी। प्लानिंग सबसे पहले स्टेप क्या है प्रोडक्शन कंट्रोल में, प्लानिंग को देखेंगे कि क्या कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी, कितनी प्रोड्यूस होगी, उसकी क्वांटिटी वगैरह आपने क्या रखनी है वगैरह वगैरह। दूसरा क्या है, रूटिंग। अब रॉ मटेरियल कितना होगा, फिनिश गुड्स कितना होगा और वर्क इन प्रोसेस कितना होगा। रूटिंग का मतलब होता है किस तरीके से जा सामान आएगा या जाएगा। It determines the operations to be performed. It sets sequence of production. It also determines the flow of materials through a series of operations. Routing involves the preparation of route sheets, route charts, and route files to facilitate smooth operation in a sequence. तो रूटिंग में क्या बताया गया कि इसमें आप ये डिसाइड करते हैं कि सामान कहाँ से उठाया जाएगा, उसको कैसे फ्रेम में डाला जाएगा, किस तरह से उसको प्रोसेस किया जाएगा और किस रास्ते से होता हुआ वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा वर्क इन प्रोसेस में और वर्क इन प्रोसेस कन्वर्ट होगा फिनिश्ड गुड्स में। तो उसका रूट मैप क्या होगा,
ये इसमें डिसाइड किया जाता है। Now the next is loading. Loading is actually the actual start of the work. पहले स्टेप में आपने प्लानिंग करी, दूसरे स्टेप में आपने क्या किया, रूटिंग करी पहले, ये बाद में कि सीक्वेंस, तीसरे स्टेप में आपने एक्चुअली काम स्टार्ट कर दिया। शेड्यूलिंग, इट डिटरमिन्स द टाइम टेबल थ्रू विच ईच ऑपरेशन विल टेक प्लेस। शेड्यूलिंग क्या होता है, कौन सा काम कितने वक्त में हो जाएगा और फिर कौन सा दूसरा काम स्टार्ट किया जाएगा, दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। इसके बाद है एस्टिमेटिंग। एस्टिमेटिंग क्या होता है, इट डिसाइड्स इन एडवांस द एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ अ जॉब और प्रोडक्ट। एस्टिमेटिंग में आप ये कर रहे होते हैं, आप एक्चुअल जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशंस डिसाइड कर रहे होते हैं कि कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और क्या होगा, ठीक है। डिस्पैचिंग, it is the actual ordering of work to be performed leading to the release of the work order and to start production, ठीक है जी। डिस्पैचिंग क्या होता है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। एक्सपीडाइटिंग क्या होता है, इट इज़ अ फॉलो अप, इट इंश्योर्स दैट प्लान्स आर एक्चुअली बीइंग एग्जीक्यूटेड। एलेबोरेट कंट्रोल्स may also be set up. Scheduling scheduled performance reports are made by the production control department. अब देखें ये मुख्तलिफ स्टेजेस हैं बेसिकली प्रोडक्शन कंट्रोलिंग के, कि आप सबसे पहले प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो प्लानिंग के बाद रूटिंग कर रहे हैं, लोडिंग कर रहे हैं, शेड्यूलिंग कर रहे हैं, एस्टिमेटिंग कर रहे हैं। तो दीज आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, असल में ये थोड़ा लेंदी आपको नज़र आ रहा है। लेंदी बेसिकली इस वजह से कि कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ इन्वेंट्री कंट्रोल 10 नंबर के लिए, सिर्फ प्रोडक्शन कंट्रोल 10 नंबर के लिए, तो इस तरह से आता है। तो इसको आपको दो तरीक़ों से याद करना होगा। जब मैं आपको इसको कम्प्लीटली पढ़ा दूंगा तो मैं उसके कम्प्लीटली पढ़ाने के बाद आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, ठीक है। अच्छा जी, inventory may be composed of three types of materials: raw material, work in process, and finished goods. The purpose of inventory control is to trim the excessive and to make up the shortage of inventory. Good inventory control is responsible for three objectives. Number one, optimum level of inventory. भाई इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों किया जाता है, इन्वेंट्री कंट्रोल करने के तीन बुनियादी मकासद होते हैं। इसका पहला मकसद होता है एक ऐसी इन्वेंट्री को मेंटेन करना जो कि ऑप्टिमम हो, ना ही शॉर्ट हो, ना ही ज़्यादा हो कि बच जाए। यानी ऐसी इन्वेंट्री आपने रखनी होती है जो ना ही शॉर्ट होगी ना ही ओवर होगी, बल्कि एक मखसूस लेवल पर मेंटेन रहेगी, ठीक है जी। दूसरा, नंबर टू, economic size of each order for material to be purchased. Economic size of each order of material to be purchased. इसमें ये होता है इन्वेंट्री कंट्रोल में कि आपने कौन सी चीज़ कितनी खरीदनी, उसकी क्वांटिटी का आपको कंफर्म बताया जाता है। जब आपको क्वांटिटी का कंफर्म बताया जाएगा तो उससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है चीज़ों को मेंटेन करने में, समझने में, ताकि अगर किसी भी चीज़ की ख़रीदारी ज़्यादा ना हो जाए और कम भी ना हो। ज़्यादा होगी तो वो बेकार जाएगी, कम होगी तो वो नुकसानदेह होगी, ठीक है। दो बातें हुई, एक तो हमें इन्वेंट्री फिनिश गुड्स को मेंटेन करना है, दूसरा हमने परचेजिंग में इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, तीसरा प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम इन्फॉर्मिंग द प्रेजेंट डेवलप्ड
जी वेलकम बैक। हमें अनम्यूट करो। वाह, हमारी मांगे पूरी करो। मैं भी आपको अनम्यूट कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। असल में जब मेरा नेट डाउन होगा और मैं गायब हो जाऊंगा तो आप में से कोई भी जिसने सबसे पहले ज्वाइन किया था मेरे पास वो होस्ट बन जाता है। इसमें ये होता है। अच्छा जी, सो इकोनॉमिक साइड से समझाइएगा सर। इकोनॉमिक साइज से ओके। इकोनॉमिक साइज ऑफ ईच ऑर्डर एंड मटेरियल टू बी परचेज। इसका मतलब ये है कि हर ऑर्डर का इकोनॉमिक साइज क्या है, मतलब हमारे पास आने वाले वक्तों में क्या क्या ऑर्डर्स मौजूद है। इकोनॉमिक साइज मतलब इकोनॉमिक साइज इज रिलेटेड टू द अमाउंट, कि भाई कितने का है, सस्ता है, महंगा है, कम है या ज़्यादा है। ठीक है ना, यानी कि 1 लाख का ऑर्डर है या 10,000 का है। अगर 1 लाख का ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग में है तो अभी जो हम परचेज करेंगे वो ज़्यादा करेंगे, और अगर हमारे पास जो पेंडिंग में ऑर्डर है वो सिर्फ 10,000 का है तो अभी जो हमारी परचेजिंग होगी वो कम होगी। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ यहाँ पर बताएगी। अच्छा, अ प्रॉपर रिकॉर्ड सिस्टम इन्फॉर्मिंग द प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि हमें एक रिकॉर्ड सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम एक रिकॉर्ड सिस्टम मेंटेन करें जिसके अंदर हम प्रेजेंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री रोज़ाना लिखें कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है। भाई हमें इतना लेवल रखना होता है, अगर इतना हुआ हम दोबारा परचेजिंग करके बराबर करेंगे, अगर ज़्यादा हो गया उसको फिर कम लेकर आएंगे। लेकिन एक प्रॉपर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री हर गोडाउन में मेंटेन की जाती है, और जब उसमें कमी आती है तो परचेज की जाती है, और जब वो ओके होता है तो वो चलता रहता है इसी तरीके से। ठीक है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस और हैजर्ड्स ऑफ एक्सेसिव इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी तो उसके नुकसान क्या होंगे, आइए देखते हैं। कैपिटल इज अननेसेसरली ब्लॉक्ड विद नो रिटर्न ऑन इट। जब आप इन्वेंट्री ज़्यादा खरीद लेते हैं तो बिला वजह आपका पैसा फंस जाता है। ठीक है जी, तो ये इसका नुकसान होता है। दूसरा नुकसान, कंपनी विल लूज इफ द प्राइसेस ऑफ परचेज्ड स्टॉक फॉल। और आपने ख़रीदा 100 रुपये किलो, 50 रुपये किलो हो गया, तो आपको तो महंगा पड़ा था रॉ मटेरियल। जब आपको महंगा रॉ मटेरियल पड़ा तो आपका फिनिश गुड भी महंगा बनेगा, लेकिन आपका फिनिश गुड महंगा बनेगा लेकिन दूसरे लोगों का फिनिश गुड जो है वो सस्ता होगा। तो ये भी इसके अंदर एक फ्लॉ रहता है। अगर फैशन चेंज हो गया तो आपका सारा माल ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये नंबर 3 पॉइंट कह रहा है। चौथा पॉइंट कह रहा है अगर कोई नई सर चीज़ आ गई तो कंपनी विद लूज है कंपनी क्या, या कंपनी विद लॉस? लिखा है ना सर पॉइंट नंबर 2 में कंपनी विद लूज, लूज हो गया लॉस? दोनों हो सकता है। तो कंपनी विल लूज द प्राइसेस, यानी कि लूज मतलब कंपनी को नुकसान लूज होगा। क्यों? लूज का मतलब उसके हाथ से प्रॉफिट चला जाएगा ना, तो प्रॉफिट को लूज कर देगा। तो जो चीज़ हाथ से चली जाए उसको लूज कहते हैं। ठीक है जी। असल में ये नाउन और वर्ब का फर्क है। जो आपके लिए लॉस और लूज में फर्क ये है कि लॉस इज अ नाउन एंड लूज इज अ वर्ब। ठीक है, सही। अच्छा। सर आवाज फिर चली गई। अच्छा, सर भी चले गए। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, टेस्टिंग 1 2 3। यस सर आ रही जी है। सर आ रही है। ओके ओके। तो भाई सर एक बात, अगर नई इन्वेंशन आ जाती है तो पुरानी इन्वेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। और लास्ट है कैरिंग कॉस्ट। जब स्टॉक आप मेंटेन करते हैं तो आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। ये लास्ट पॉइंट में बताया गया। अच्छा, यहीं पर हम अपनी बात को रोकेंगे। अगर कोई सवाल है प्लीज़ तो पूछिए।